नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे स्किल इंडिया से सबल इंडिया की। स्किल इंडिया मिशन योजना 2015 में शुरू की गई। स्किल इंडिया मिशन एक छत्र यानी अम्ब्रेला योजना है। स्किल इंडिया मिशन के तहत कई कौशल योजनाएं और कार्यक्रम आते हैं। गत एक साल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत 7.36 लाख उम्मीदवारों का प्रशिक्षण हुआ। कोविड योद्धाओं के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम में 1.20 लाख उम्मीदवार प्रशिक्षित हुए। 2022 में 1957 कौशल केंद्रों में 2.28 लाख छात्रों को दाखिला दिया गया। 116 सरकारी आईटीआई को ड्रोन कोर्स चलाने की मंजूरी दी गई। 14,000 से अधिक आईटीआई के लिए 11 लाख की भागीदारी के साथ पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। 10,000 कामकाजी महिलाओं और आईटीआई की छात्राओं को आत्मरक्षा का PMKVY 3.0 के तहत प्रशिक्षण दिया गया। गत वर्ष 1957 स्किल हब में 2.28 लाख छात्रों ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में दाखिला लिया। स्किल इंडिया जो एक ख्वाब 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, उस ख्वाब को पूरा करने का प्रयास विभिन्न लोगों के द्वारा और विश्वविद्यालयों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। विभिन्न संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं, लेकिन इसकी पहल की थी श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय ने, जिसमें आज हम बैठे हैं और आज हम यहाँ पर बैठकर विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों से और साथ ही विश्वविद्यालय के छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे 2015 में जो कदम उठाया था वो कितनी दूरी अभी तक तय कर पाया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राज नेहरू, कुलपति हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के। आपका स्वागत है, ताली बजा सकते हैं। प्रोफेसर ज्योति राणा हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स हैं श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर RS राठौड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, कमेटी मेंबर हैं AICT। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का। जैसा कि मैंने कहा, 2015 में एक ख्वाब देखा था, उसके बाद उस ख्वाब को पूरा करने का प्रयास, या कह सकते हैं पहला कदम आपके द्वारा उठाया गया। कितनी दूरी तय कर पाए हैं अभी तक? बहुत अच्छा सवाल है। पिछले 7 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने इस देश को कौशल के द्वारा आजीविका के साथ कैसे जुड़ना और कैसे इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना एक नवाचारी मॉडल दिया है, जिस मॉडल को हम बोलते हैं वर्क इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री इंटीग्रेशन मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत युवाओं को कैसे हम कुशल बनाएं, इसके लिए उद्योग को कैसे हम शिक्षा जगत के साथ जोड़ें, ये मॉडल अपने में एक अनूठा है, जिसके आधार पर अर्न व्हाइल यू लर्न का कॉन्सेप्ट इस विश्वविद्यालय ने दिया। इस विश्वविद्यालय के इस मॉडल के आधार पर आज युवा शक्ति जो इस विश्वविद्यालय में किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, कौशल को ग्रहण करने के लिए आती है, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ कमाई, यानी कमाई का जो आधार है वो काम का है, और काम के द्वारा कुशलता उन्हें उस नॉलेज की मिलती है जो उन्हें विश्वविद्यालय के अंदर मिलती है, जिसके आधार पर वो जॉब रेडी हो जाते हैं। और इस विश्वविद्यालय के बच्चे जब यहाँ से बाहर मार्केट में जाते हैं तो वो सीधा जॉब्स के अंदर पहुँच जाते हैं। साथ ही नवाचारी प्रक्रिया यहाँ पे है, जिसके आधार पर युवा के पास चॉइस है कि या तो वो जॉब सीकर बने या जॉब प्रोवाइडर बने, और जिससे हम आज की दृष्टि में देखते हैं कि लगभग 65% बच्चे जो हमारे यहाँ पास आउट होते हैं वो जॉब्स के अंदर चले जाते हैं। लगभग 4 से 5% बच्चे स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं और कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं। जी। तो कुल मिलाकर बच्चों से ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी मौजूद हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं यंगस्टर्स के लिए, लेकिन आप लोगों ने स्किल विश्वविद्यालय को ही क्यों चुना एडमिशन के लिए? क्या कुछ खास आपने देखा?
Sir, the reason why everyone here has chosen the Skill University is because of their practical based programs. So what's happening in our India is that people are collecting degrees and do not have any practical based knowledge, which is a must have in our Indian education system. This university prepares us for job opportunities, for the job market. This university offers us industry specific programs. We get to connect with industry professionals and get networking opportunities, which is very important in our lives. This university prepares us for real life situations and also gives us knowledge. Thank you. एक यहाँ पर सवाल यहाँ पर जो है सामने जहन में आया आपकी बात से कि आप जॉब में जाना चाहते हैं या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो क्या एडमिशन से पहले या जब स्किल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेते हैं तो क्लैरिटी होती है कि जीवन में करना क्या है, जॉब करना है या अपना व्यवसाय करना है? Yes sir, see, unemployment is gradually increasing day by day. Everyone here is in search of job. We get to learn about job opportunities, we get to learn about job markets and get to know about how to apply the knowledge in real world situations. ताली होनी चाहिए। तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में ज्योति जी पढ़ रहा था तो उसमें था कि शायद 3 साल का डिग्री कोर्स है, उसमें 2 साल आप पढ़ाई करवाते हैं और 1 साल शायद किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप रहता है, वहाँ आप बाकायदा ट्रेनिंग भी करवाते हैं। वो क्या पूरा प्रोसीजर है? जी, हमारा विश्वविद्यालय इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड मॉडल के तहत काम करता है और यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग को एक इंटीग्रल पार्ट, हर प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा बनाया जाता है। किसी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले इंडस्ट्री से बातचीत की जाती है, इंडस्ट्री की सहमति से और बहुत सारे डिस्कशंस के साथ कोई भी प्रोग्राम इजाद किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम को बनाया जाता है और उसमें हम 2 या 3 मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं, जिसको हम कई बार ये भी कहते हैं कि हम इंडस्ट्रीज़ की नीड के ऊपर बेस्ड अपने प्रोग्राम्स को कस्टमाइज़ करते हैं। तो एक मॉडल जैसे 6 मंथ्स मॉडल है, यानी कि 6 महीने स्टूडेंट्स हमारे पास रहेंगे और 6 महीने स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में रहेंगे। 6 महीने इंडस्ट्री में रहने का मतलब कि स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इंडस्ट्री प्रोसेसेस पर काम करेंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेंगे। ऐसे ही जो आप मॉडल की बात कर रहे थे 2+1 मॉडल है, 2 साल हमारे पास स्टूडेंट्स रहेंगे और 1 साल वो इंडस्ट्री में रहेंगे, वहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज़ में 1+2 मॉडल है, जहाँ पर 1 साल स्टूडेंट्स हमारे पास रहेंगे और 2 साल इंडस्ट्री में रहेंगे और वहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीखेंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे। इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हमारे पास क्लासेस में जो लर्न कर रहा है, जो क्लासेस में टीचर्स उसको थियोरेटिकल वे में और बेसिक फाउंडेशन जब उसकी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वही नॉलेज वो अप्लाई करेगा इंडस्ट्री में जाकर और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू उसको सीखेगा कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। तो राज जी, क्या कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, उसका चयन कैसे किया जाता है? उसको हमारे यहाँ हम लोगों ने अपना एक मार्केट सर्वे किया है और 2017 में हम लोगों ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया था, जिसमें हम लोगों ने यूथ एस्पिरेशन सर्वे किया। लगभग 18,000 युवाओं तक हम पहुँचे और उनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एस्पिरेशंस हमने मैप किए। उसके आधार पर हमने आइडेंटिफाई कर लिए 5-6 सेक्टर जहाँ पे हमारे युवा अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ साथ लगभग 250 इंडस्ट्रीज से हमने चर्चा की और उनकी भी एस्पिरेशंस हमने मैप की कि उनके एरियाज़ में किन जॉब्स की डिमांड बढ़ने वाली है, ऑटोमेशन से क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस किस साइड में बढ़ेगी और उसके कारण से इंडस्ट्री के अंदर किस तरह की डिमांड बढ़ेगी और उसके लिए किन जॉब्स की डिमांड होगी। और उसके बाद हमने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टडी की। इन सब स्टडी करने के बाद हम लोगों ने निर्णय किया कि हमें इन तरह की इंडस्ट्रीज़ में हमें पहुंचना चाहिए और उनके साथ हमारे को समझौते करने चाहिए। तो उसके बाद हमारी एक टीम है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री इंटीग्रेशन टीम। ये टीम जो है उद्योगों तक पहुंच जाती है, सेक्टर वाइज उद्योगों तक पहुंच जाती है और उन्हें हम अपना प्रपोजल देते हैं कि हम वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल में काम करने के इच्छुक हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ उन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी के साथ हमें काम करने में उनको भी फ़ायदा है और हमारी यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा है, बच्चों को भी फ़ायदा है,
तो वो इंडस्ट्रीज़ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर अपने एक समझौते करते हैं, और जिन समझौतों के आधार पर हमारा प्रोग्राम बनता है, जिसमें उनके लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे भी पार्टिसिपेट करते हैं, और वो प्रोग्राम बनने के बाद फिर बच्चों का चयन होता है, और फिर म्यूचुअल मॉडल के अंतर्गत कुछ कंपोनेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए होते हैं और कुछ कंपोनेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए होते हैं। करंटली हम लोग 100 से भी ज़्यादा उद्योगों के साथ हमारे MOUs करंटली हैं, और हमारा टारगेट है लगभग 500 कंपनियों को अगले 2-3 वर्ष में हम लोग MOUs के द्वारा अपने साथ जोड़ेंगे। तो क्या ये जब इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है बच्चों की, जिन इंडस्ट्रीज़ के साथ आपका टाई अप है, वहाँ से बच्चों को जॉब ऑफ़र भी होता है तो क्या परसेंटेज है अभी तक? जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि लगभग 65% बच्चे जो हमारे यहाँ पास हो जाते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर चले जाते हैं। उस 65 में से लगभग 50% कंपनियाँ वही होती हैं जिन कंपनीज़ के अंदर बच्चों ने काम किया होता है। देखिए, स्वाभाविक है, एक स्टूडेंट को जब पढ़ाई के दौरान उद्योग में काम करने को मिलेगा और उस दौरान वो उसका एम्प्लॉय नहीं है, तो एम्प्लॉयर भी उस स्टूडेंट को देखता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस ऑन द मशीन्स या ऑन द जॉब कैसी है, उसके सीनियर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, कुलीग्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, डिसिप्लिन कैसा है। और ये सब आंकने के बाद जब एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है तो वो फर्स्ट चॉइस बनता है उस इंडस्ट्री के लिए। जी, मैं राठौड़ साहब के पास आऊँ उससे पहले, क्योंकि आप में से आपकी एक साथी ने बहुत क्लैरिटी से बताया कि उन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी का चुनाव क्यों किया एडमिशन के लिए। कोई ऐसा कि जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए कि एडमिशन के बाद की स्थिति क्या है और कैसा महसूस कर रहे हैं स्किल यूनिवर्सिटी में, और कौन से स्ट्रीम में अभी काम कर रहे हैं? माइक आपके पास, बताएंगे कोई? खड़े होके बोलना पड़ेगा। नमस्कार सर। सर इस सर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद सर यहाँ पे बहुत सारी सर मेरे में डेवलपमेंट होने के बाद सर बहुत सारी कमियाँ थी सर, वो इम्प्रूवमेंट हुई है जी। सर मैं BBA रिटेल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। देखिए, जब हम किसी स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं ना, तो एक दुविधा रहती है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। फिर जब एडमिशन के बाद आपकी पढ़ाई शुरू होती है तो उसके बाद आपको समझ में आता है कि जो दुविधा थी वो ठीक थी या नहीं थी, या जो मैंने फैसला लिया है वो सही रहा है कि नहीं। तो उस संदर्भ में आपको क्या लगता है? सर मेरा डिसीजन राइट था सर। जी। और कोई बच्चा उठ के ज़रा बात करेगा? चलिए राठौड़ साहब के पास मैं आता हूँ, बैठ जाओ आप। ये तो बात हो गई श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की। अगर ओवरऑल पिक्चर देखे पिछले 8 बरस की, वो क्या कहती है? जो टारगेट सेट किया गया था, क्या वो अचीव कर लिया गया है, उसके पास पहुँचे हैं, या कुछ चुनौतियाँ हैं जो कहीं ना कहीं हमें रोके हुए? जैसा हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, और युवा राष्ट्र होने के कारण इसकी चुनौतियां कुछ अलग तरीके की हैं। इतने ज़्यादा युवा शक्ति और उन सबको प्रशिक्षित करना, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन भारत सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी के माध्यम से कुछ प्रयोग करना प्रारंभ किए कि किस प्रकार से युवाओं को कौशल या प्रशिक्षित किया जा सकता है। वो पहला प्रयोग था। आगे चलते हैं तो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल प्रशिक्षण या स्किल ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया गया कि किस तरह से जो हमारी मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, अदरवाइज़ क्या हो रहा था, मेन स्ट्रीम एजुकेशन एक डायरेक्शन में चलती थी, स्किल एजुकेशन एक डायरेक्शन में चलती थी। तो पहली बार ये हुआ कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ स्किल एजुकेशन को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। और मुझे लगता है कि एक बहुत सफल ये एक स्टेप था कि हम एक सही डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन हमने 2015 में पकड़ी थी, उस डायरेक्शन में हम और आगे की तरफ चलना हमने प्रारंभ किया। उसी कड़ी में आगे चलते हुए अभी 2022 में भारत सरकार ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की वापस घोषणा की कि जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, भले वो स्किल एजुकेशन के प्रोग्राम हो, भले वो हायर एजुकेशन के प्रोग्राम हो, टेक्निकल एजुकेशन के प्रोग्राम हो, सारे के सारे प्रोग्राम एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क के अंतर्गत होने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का नाम दिया गया।
तो चूँकि ये सारे इंटीग्रेशंस होने प्रारंभ हुए, और सारे जब इंटीग्रेशन होने प्रारंभ हुए तो एक तरह से जो स्किल डेवलपमेंट वाला फील्ड था, जिसको कि एक अलग सेगमेंट माना जाता था, वो सेगमेंट मेन स्ट्रीम में आया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब ये विश्वविद्यालय स्टार्ट हुआ, इस विश्वविद्यालय ने 2017 में मात्र 2 कोर्सों के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करी, और मैडम ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं, इस वर्ष जो कोर्स अनाउंस किए गए हैं वो टोटल 40 से ज़्यादा कोर्स हैं, जिसमें पहले साल में खाली 60 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया गया था। आज की तारीख में 1500 के आसपास स्टूडेंट खाली इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने की उतनी सीट उपलब्ध है। इच्छुक तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो ये तो खाली इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में हो गया। ओवरऑल भी अगर देखते हैं तो जो वोकेशनल प्रोग्राम जो कि इस यूनिवर्सिटी चला रही है, बीवॉक जैसे प्रोग्राम चलाने का साहस मैं कहूँगा कि बाकी विश्वविद्यालयों को नहीं था, लेकिन विगत 4-5 वर्षों में देखते हैं तो आज की तारीख में भारत में लगभग 1500 से 2000 ऐसे संस्था हैं जिन्होंने बीवॉक जैसे प्रोग्राम को संचालित करना प्रारंभ किया। क्या बात है, वाह। ज्योति जी, हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु थे और फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। विश्व गुरु बनने में हमारी आध्यात्मिक हमारी जो शक्ति और ऊर्जा थी उसका तो योगदान था ही, साथ ही साथ व्यापार जगत में भी हम लोग 1700 ईस्वी तक हम लोग कहीं ना कहीं रूल करते थे, और माना जाता है कि रूल इसलिए करते थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे दूसरे वर्ल्ड की तुलना में। अभी भी ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग स्किल्ड तो हैं, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास बहुत है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। क्या उनको भी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाए, ऐसी कोई नीति है इस विश्वविद्यालय की? इस पर भी कुछ काम किया जाए? आपने बहुत ही सटीक प्रश्न किया, और जो मुझे लगता है कि वो आज की ज़रूरत भी है, समाज के लिए भी ज़रूरत है और एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए भी है। विश्वविद्यालय ने इसमें एक बहुत ही इनोवेटिव कदम उठाया है, और ये राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जिसने रिकग्नाइजिंग द प्रायर लर्निंग के क्षेत्र में, जिसको हम RPL कहते हैं, के क्षेत्र में काम किया। और अपनी पॉलिसी के साथ हमने ये सरकार के सामने और समाज के सामने एक मॉडल सामने प्रस्तुत किया कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो स्किल्ड हैं, लेकिन जब उन्होंने जॉब करना शुरू किया तो जॉब करते करते कहीं उनको आगे फॉर्मल एजुकेशन या अपनी एजुकेशन को और अच्छा करने का मौका नहीं मिला, और वो अपने काम में ऐसे तल्लीन हो गए कि 10 साल 15 साल वो अगर डिप्लोमा लेवल पर उन्होंने जॉब शुरू की तो वो डिप्लोमा तक ही सीमित रह गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये इच्छा उनकी अंदर थी कि हमें भी प्रमोशंस के लिए या फिर अपनी अपस्किलिंग के लिए एक मौका दोबारा से मिले। विश्वविद्यालय ने RPL के क्षेत्र में एक पॉलिसी बनाई और JBM के साथ एक अपना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें JBM के एम्प्लॉयज़ ने रजिस्टर किया। उनके पहले के एक्सपीरियंस को मैप किया गया। उस एक्सपीरियंस को मैप करने के बाद ये देखा गया कि उनका एक्सपीरियंस किस लेवल तक है, और हमारे बीवॉक प्रोग्राम में सेकेंड ईयर में उनको उनका जो एक्सपीरियंस था उसको मैप करने के बाद एक ब्रिज कोर्स तैयार किया गया। और ब्रिज कोर्स में ये ट्राइमेस्टर में चलता है प्रोग्राम, और ये स्टूडेंट्स जो भी वहाँ पर एनरोल्ड हैं, जो भी उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको डिफरेंट एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटी से भी और इंडस्ट्री से भी जाकर उनके साथ सेशंस लेते हैं, और उनका पूरा एक प्रोग्राम स्केड्यूल के हिसाब से और करिकुलम के हिसाब से बनाया गया, ताकि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद उनको एक डिग्री प्रदान की जाए। और वो सारे कैंडिडेट्स, अगर हम आज उनसे बातचीत करते हैं तो ये ना केवल हरियाणा के सामने एक उदाहरण है, बल्कि एक देश के सामने भी एक उदाहरण है कि जो लोग अपने एक्सपीरियंस में काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस प्राप्त करते करते एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है जो कि विश्वविद्यालय ने एक समाज के सामने प्रस्तुत किया है। जी। डॉक्टर राज नेहरू, अगर हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो वो लाइबिलिटी बन जाती है हमारे ऊपर, लेकिन अगर वही जनसंख्या, वही पॉपुलेशन स्किल्ड है
तो वो एसेट बन जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, वो खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, भारत उसमें सक्षम बने, उस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है? मैं डॉक्टर ज्योति ने जो बात रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और उसको आपके इस प्रश्न से जोड़ने की कोशिश करूंगा। जैसे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की इन्होंने बात की और उसमें दो आयाम हैं। एक है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी पूर्व अनुभव को मान्यता देना इन हायर एजुकेशन, और एक है पूर्व अनुभव को मान्यता देना इन जनरल एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, यानी ब्लू कॉलर्ड एंड वाइट कॉलर्ड। आज हमारे देश में ब्लू कॉलर्ड लेवल पर लाखों लोग हैं जिनके पास अनुभव तो है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अब इस दिशा में विश्वविद्यालय ने सबसे पहला काम क्या किया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे आज आप जानते हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक बहुत बड़ा प्रकल्प पूरे देश भर में चल रहा है। हरियाणा के अंदर भी लगभग 7-8 हज़ार ऐसे लोग हैं जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में पंप ऑपरेटर्स के रूप में, इलेक्ट्रिशियंस के रूप में, प्लम्बर्स के रूप में काम कर रहे हैं और ये जन सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के द्वारा एक आम आदमी के घर के अंदर किस प्रकार से पानी बिजली आनी चाहिए उसका इम्पैक्ट करते हैं। और हम जानते हैं कि उन एरियाज़ में आज बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो अब जब हम इसी आरपीएल के थ्रू इन लोगों को असेस करते हैं, गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेन करते हैं, और यही ट्रेन करके जब वापस समाज के अंदर काम करने जाते हैं तो इनकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ जाता है, जिसके कारण से लोकल इकोनॉमी को भी फर्क पड़ता है, लोकल लोगों की एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट पड़ता है। और जब हायर एजुकेशन में आप आरपीएल को जोड़ते हैं तो आप हायर लेवल के स्किल्स उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो पिछले कई वर्षों से एक मशीन के ऊपर एक कंपनी में अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई उस काम का असेसमेंट और सर्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन जब आप उनको नए कौशल, नए स्किल देते हैं तो वो उस कंपनी के लिए प्रोडक्टिव बन जाते हैं, वो आइडिएटिव बन जाते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयबल भी बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास नए थॉट्स आते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो अपना ही काम करना शुरू करते हैं। और उनका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, जब उनके पास सर्टिफिकेट आती है तो वो कंपनी उनको प्रमोट भी करती है, उनको हायर पोस्ट पे ले जाती है, तो नीचे पोस्टें खाली हो जाती हैं और वहाँ पे नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यही नहीं, जब आप रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के थ्रू लोगों को असेस और सर्टिफाई करते हो तो ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अनुभवी लोगों को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती, सर्टिफाइड लोगों को एंट्री मिलती है। जब आप अनुभवी लोगों को सर्टिफाई करते हो तो उनके जो मार्ग हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी वो मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। तो जो आपने प्रश्न किया कि कौशल से इकोनॉमी कैसे इम्प्रूव होती है, कौशल से इम्प्रूव ऐसे इस प्रकार से भी होती है कि जब आप नए ऑटोमेशन, नई टेक्निक, नए टेक्नोलॉजी से अनुभवी लोगों को रूबरू कराते हो, उनको ट्रेन करते हो, तो वो आधुनिक जगत में प्रोडक्टिव हो जाते हैं और जो हमारा आउटपुट है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव आउटपुट बन जाता है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग घट जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाती है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हमारा जो मर्चेंडाइज है, हमारा जो सप्लाई चेन है वो इम्प्रूव हो जाता है और भारत की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में इजाफा होता है। तो मुझे लगता है कि कौशल को विभिन्न आयामों से जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं और इतनी बड़ी युवा शक्ति तक जब हम उसको पहुंचाते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो भारत की प्रोडक्टिविटी, भारत की ग्रोथ, भारत की प्रोडक्ट क्वालिटी, भारत की प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और भारत को ग्लोबल दृष्टिकोण में कॉम्पिटिटिव बनाती है। जी, राठौर साहब, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में हम चीज़ें आयात किया करते थे। अब रक्षा क्षेत्र उसमें से एक क्षेत्र है। अब धीरे धीरे आयात बंद हो गया है, अब हम निर्यात करने लगे हैं। तो क्या ये कौशल विकास पर जो जोर दिया गया है पिछले 7-8 वर्षों में, उसकी भी कोई भूमिका है, कोई रोल है? क्या हम आत्मनिर्भर भारत पूर्ण रूप से कौशल विकास के आधार पर बन सकते हैं? अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें कि हमें आयात के बजाय अगर हमने निर्यात करना प्रारंभ किया है तो निश्चित तौर पर उसमें क्वालिटी का कहीं ना कहीं रोल रहा है।
अगर हमने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, वो प्रोडक्ट जब तक इंटरनेशनल क्वालिटी के नहीं होंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है तो निश्चित तौर पर उसे बनाने वालों की क्वालिटी इम्प्रूव हुई होगी। तो जो अनस्किल्ड मैन पावर थी, जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, जिनके पास फॉर्मल स्किल्स नहीं थी, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाकर, जिनकी अप स्किलिंग जिसे हम कहते हैं, कि आप अगर एक लेथ मशीन चला रहे थे लेकिन आपने CNC मशीन कभी नहीं चलाई थी, तो आपने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, आपने कहा कि इनकी अप स्किलिंग करनी चाहिए। अप स्किलिंग करके आपने उसको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा, तो एक पूरी की पूरी नई स्किल फोर्स हमने तैयार करी, और वो फोर्स भी अलाइंड है इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से। जब आपने बात करी कि लेट्स से इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, जब हमने डिफेंस कॉरिडोर्स बनाना प्रारंभ किया, हमें आप पता थी कि किस तरह के स्किल्ड रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, हमने उन स्किल्ड रिसोर्सेज के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, उस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को बनाना स्टार्ट किया, उस तरह की क्वालिफिकेशंस को बनाना स्टार्ट किया, और वैसे क्वालिफाइड रिसोर्स तैयार करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स आइडेंटिफाई किए, उनके माध्यम से ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया। तो ये कहना बिल्कुल उचित है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने अपना आयात कम किया है, निर्यात बढ़ाया है, तो उसमें हमारे जो स्किल्ड रिसोर्सेज हैं उनकी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भूमिका है। ज्योति जी, ये स्किल्ड फोर्स तैयार करने के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा शोध, अनुसंधान, रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है? तो उस क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? क्या कुछ कार्य किया जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम अगर डिज़ाइन करते हैं, वो प्रोग्राम इंडस्ट्री नीड बेस्ड है, डिमांड लेड प्रोग्राम है, और उन प्रोग्राम्स को हम ये कहते हैं कि वो कस्टमाइज प्रोग्राम है। शोध की जहाँ तक मैं बात कहूँ तो विश्वविद्यालय कई स्तरों पर शोध कार्य कर रहा है। जैसे सबसे पहला तो इस प्रोग्राम के संदर्भ में ही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब इंडस्ट्री की हम डिमांड जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर फैकल्टी का इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन होता है। विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा कदम उठा रहा है कि सारी फैकल्टी को, जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, 15 दिन का इंडस्ट्री ट्रेनिंग करना आवश्यक है कि 15 दिन के लिए टीचर्स इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ पर देखें कि किस तरीके की प्रोसेसेस हैं, किस तरीके के गैप्स हैं, और उन गैप्स को फिल करने के लिए वो न केवल प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करें बल्कि अपनी पेडागोजी को भी अपग्रेड करें जी। तो इस तरीके का लगातार प्राइमरी डेटा बेस्ड रिसर्च होता रहता है, प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने में भी, पेडागोजीज़ को इम्प्रूव करने में भी, और क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने में। एक ये इस तरीके का शोध वर्क है जी। दूसरा जो विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में कार्य कर रहा है वो है हमारी स्किल PhD, यानी कि जो PhD स्टूडेंट्स कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर कर रहे हैं। अगर हम दूसरे विश्वविद्यालयों की बात करें तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अगर वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं, वो रिसर्च प्रॉब्लम्स हमारी सेकेंडरी डेटाबेस भी हो सकती हैं, हमारी जो पहले से एकेडमिक रिसर्च है उसमें से भी गैप्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा विश्वविद्यालय यानी कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर्स को रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता है, वो ये कहता है कि पहले आप इंडस्ट्री में जाइए। ये मैंडेटरी है कि वो अपने कोर्स वर्क का 3 महीने का जो हिस्सा है वो इंडस्ट्री में बिताएगा। वो इंडस्ट्री में जाए रिसर्च स्कॉलर, वहाँ पर इंडस्ट्री मेंटोर आइडेंटिफाई करे, वहाँ पर इंडस्ट्री प्रोसेसेस में से रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करे और उसके ऊपर अपना शोध वर्क करे। क्या बात है। और क्योंकि अगर विश्व की तेज गति के साथ कदम ताल करना है तो शोध के क्षेत्र में भी काम करना होगा और स्टूडेंट्स के साथ साथ अपग्रेड करना होगा टीचर्स को भी, जो आप कर रहे हैं। समय जो है इजाज़त नहीं दे रहा है और कह रहा है कि हमें समाप्त करना पड़ेगा आज का ये कार्यक्रम। विषय बहुत बड़ा है, वृहद है, लेकिन इस बड़े विषय में भी हम छोटे से समय में प्रकाश डाल पाए बहुत सारे बिंदु पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।
आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।